जब भी कभी हमारे दिमाग में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आता है तो एक थिंकर का नाम आता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जीएच मीड। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ सिलेबस के प्रोमिनेंट थिंकर भी हैं और थोड़ा सा आई, मी और सेल्फ में लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें अच्छे से डिस्कस करें विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 बुक का यूज़ किया है। पहला है स्कॉट एपल राउथ का बुक, दूसरा है जोनाथन टर्नर का बुक और तीसरा है केनेथ एलन का बुक। तो अगर आपको लगे कि मुझे वीडियोस नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, तो आप जाके इन 3 बुक्स को पढ़ सकते हैं। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोट्स में मेंशन कर दिए हैं, जो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर मेरे पे भरोसा है तो आप पूरा वीडियो देखिए, वरना जाके आप ये तीनों बुक पढ़ सकते हैं। मीड को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होता क्या है और क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं की पॉइंट्स जो हमारे एमसीक्यू में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। सबसे पहले ये एक माइक्रो अप्रोच है। माइक्रो और मैक्रो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है। मैक्रो का मतलब होता है बृहद और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म अध्ययन करता है, मीन्स छोटे लेवल पे, मीन्स इंटरेक्शंस को स्टडी करता है, इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है और बिहेवियर को स्टडी करता है। मैक्रो वाले क्या करते हैं, बड़े स्ट्रक्चर को, सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये है माइक्रो। दूसरा है ये क्वालिटेटिव होता है। अब सिंपल सी बात है, जब भी इंटरेक्शन का बात आएगा तो क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरेक्शन कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं होती है कि उसको एक ही तरीके से परफॉर्म किया जाए। वो चेंज हो सकता है और वेरी कर सकता है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव भी होता है। और तीसरा क्या है, ये फोकस करता है, ये जोर देता है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर पे। ऐसे कौन कौन से बाहरी फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। फिर चौथा क्या है, ये स्टडी करता है लिंग्विस्टिक सेक्सिज्म के प्रॉब्लम को। तो ये बुलेट पॉइंट्स में थे, इनको आपको याद करना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा गया है, मैच द कॉलम में पूछा गया है कि कौन सा किसका फीचर है। अब देखते हैं इंटरेक्शन होता क्या है। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह और इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इंटरेक्शन तभी मानता है जब 3 स्टेप पूरे हों। पहला स्टेप कौन सा है, क्यू होना चाहिए, मतलब हल्का सा कोई क्लू होना चाहिए आपके पास, कुछ स्टिमुलस होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, मीन्स आपको स्टिमुलस मिला, आपको क्यू मिला, अब आप रिस्पॉन्स करेंगे। और तीसरा, उस रिस्पॉन्स का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। डरिए नहीं, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने किसी को रोते हुए देखा, तो आपके अंदर क्यों आया कि आखिर क्यों रो रहा है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप पूछेंगे कि क्या भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। अब सामने वाला बंदा भी आपको रिस्पॉन्स देगा कि कुछ नहीं यार, आज दोस्त से लड़ाई हो गई, तो उसने आपके रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स दिया। इन तीनों स्टेप को मिला के इंटरेक्शन पूरा हो गया। इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट कि इंटरेक्शन के 3 स्टेप होते हैं। तो हमने समझ लिया कि इंटरेक्शन क्या होता है और कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे लंबे चौड़े में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जो लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, ये उनके लिए आसान हो जाता है समझना पीडीएफ से। और यही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मीनिंग का उद्भव होता है, मीनिंग का इमरजेंस होता है। एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसमें था कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है। तो क्या होता है, पहला ह्यूमन कैपेसिटी फॉर थॉट, मीन्स सोचने की ह्यूमन कैपेसिटी। और दूसरा मीनिंग्स एंड सिंबल्स दैट फैसिलिटेट्स एक्शन, ऐसे मीनिंग और सिंबल्स जो एक्शन को करवाते हों। इन दोनों को मिला के बनता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। पूछा इसमें हल्का सा घुमा के है, बट बातें मेजरली वही कर रहा था। तो जिसको पकड़ना होता, अभी आप बोलेंगे कि हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो अगर आप चाहते तो सिंबल से आप पकड़ सकते थे कि ये किस थॉट का बात कर रहा है। अब जब मीड हम लोग पढ़ते हैं, हमें लगता है कि वो सोशियोलॉजिस्ट थे, बट आर्यनी ये है कि वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो फिलोसफर थे और हल्का हल्का उनका इंक्लाइनेशन था साइकोलॉजी की तरफ। वो एक प्रैग्मेटिस्ट थे। प्रैग्मेटिज्म होता क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। चार्ल्स एस पायर्स, पता नहीं शायद नाम गलत ले सकता हूँ, बट आप पढ़ लीजिएगा, विलियम जेम्स और जॉन डेवी। ये 3 प्रोमिनेंट थिंकर हैं प्रैग्मेटिज्म के। ये होता क्या है, प्रैग्मेटिज्म मीन्स कोई भी थियरी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही सरल भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहलाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर एक्शन का मीनिंग तभी होगा जब उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं, तो प्रैग्मेटिस्ट मानते हैं ये चीज़ बेकार है, वो सत्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बोलते हैं सत्य वही है जो काम करे, जो रियल लाइफ में काम आए। ये था मेजरली प्रैग्मेटिज्म और उसके थिंकर्स। अब एक और कॉन्सेप्ट मुझे मिला पढ़ते वक्त, तो सोचा उसको भी ऐड कर लेते हैं। इमैनुअल कांट एक थिंकर हैं जो कॉन्सेप्ट देते हैं डबल आई का या फिर 2 फोल्ड सेल्फ का। ये क्या होता है, डबल आई कैसे आया, आई एस सब्जेक्ट और आई एस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये बोलते हैं
आई को हम दो तरीके से देखते हैं। पहला एक सब्जेक्ट के रूप में, मीन्स कर्ता के रूप में, मीन्स जो कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब करते हम ही हैं बट उसमें हम रिफ्लेक्शन देखते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, क्या हमने सही किया कि सही नहीं किया, मीन्स एनालिसिस करते हैं। उसी को बोलते हैं डबल आई या फिर टू फोल्ड सेल्फ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जुड़ा हुआ है मीट के कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको आगे समझ में आएगा कि ये कैसे जुड़ा हुआ है मीट से। जैसे ही मैंने ये बोला आई एज सब्जेक्ट और आई एज ऑब्जेक्ट, तो आपको याद आया होगा रिफ्लेक्सिविटी का, उसमें भी लगभग कुछ ऐसे ही होता है। हम रिफ्लेक्शन करते हैं और देखते हैं क्या कमियां रह गई थी, कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है। जॉन डीबी और मीट माइंड को मानते हैं कि ये कोई थिंग नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक बिहेवियरल एबिलिटी है जिसको हम सीख सकते हैं दूसरे के बिहेवियर से। तो ये हल्का सा बायोलॉजिस्ट इसको बाहर लेके आते हैं और इंटरेक्शन की तरफ माइंड को फोकस करते हैं। अब मीट बोलते हैं जो कल्चर होता है, जिसको इंडिविजुअल सीखता है, वो रोल टेकिंग से सीखता है और जनरलाइज अदर से सीखता है। अभी हम सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में, बट पहले मुझे ये फैक्ट्स मिले तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब कैसे इंडिविजुअल रोल टेकिंग करता है या जनरलाइज अदर्स क्या होते हैं, वो सब हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसके फाउंडर माने जाते हैं मीट, बट उन्होंने कभी ये टर्म यूज नहीं किया था। तो उनके जो शिष्य थे ब्लूमर स्टूडेंट, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया, बट उसका क्रेडिट मीट को दिया। उन्होंने बोला कि मीट ने पहले इसका यूज किया था, मैं तो बस टर्म कॉइन कर रहा हूँ। तो आप ये याद रखिएगा, फाउंडर थे मीट और टर्म कॉइन किया गया था हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा। फिर एक फैक्ट है, मैकॉल एंड साइमंस दो टाइप के सेल्फ का बात करते हैं, सिचुएटेड सेल्फ और आइडियल सेल्फ। क्या होते हैं आइए देखते हैं। सिचुएटेड सेल्फ ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप कौन से सेल्फ को दिखाएंगे, उसको बोलते हैं सिचुएटेड सेल्फ। बट एक आपका सेल्फ होगा जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा। सिचुएटेड वाला टेम्परेरी हो सकता है, बट एक आपका परमानेंट रहेगा जिसके थ्रू मेजरली लोग आपको जानेंगे, उसको बोलते हैं आइडियल सेल्फ। तो जो परमानेंट वाला था वो है आइडियल सेल्फ और जो टेम्परेरी था उसको बोलते हैं सिचुएटेड सेल्फ। इस तरीके से हमने देखा मैकॉल और साइमंस का दो टाइप का सेल्फ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं जो जुड़े हुए हैं मीट से। आई, मी, सेल्फ, सिग्निफिकेंट अदर्स, जनरलाइज अदर्स, एब्स्ट्रैक्ट सोशल क्लास, और ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस आर सोशल हैबिट्स। कैसे बोलते हैं उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए एक बार कि क्या क्या बोलते हैं। फिर ये बात करते हैं रोल टेकिंग का, फिर बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्शन और कोर सेल्फ का, फिर बात करते हैं मीनिंग का, माइंड का, सिंबल्स का, जेस्चर्स का, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, कन्वेंशनल जेस्चर्स, अनकन्वेंशनल जेस्चर्स और टू टाइप्स ऑफ एक्ट्स, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा सोशल। अब हमने टर्म्स देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, अब समझते हैं एक एक करके कि ये होते क्या हैं और कैसे काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है आई। अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं आई और मी में। मैंने तो बहुत लोग को देखा है कि वो मास्टर्स पास करने के बाद भी आई, मी और सेल्फ में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि मीट ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में बताया था आई, मी और सेल्फ को, उसके बाद अलग अलग थिंकर्स ने उसको अलग अलग इंटरप्रेट किया, तो इसीलिए वहां से कंफ्यूजन आया और जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है कि आई क्या है और मी क्या है। तो सबसे पहला इजीली समझते हैं, आई एक सब्जेक्ट की तरह होता है। मीन्स जब आप बिहेवियर करते हो तो आप एनालाइज करने का पावर खो देते हो, आप एनालाइज नहीं कर पाते हो, रिफ्लेक्सिविटी नहीं कर पाते हो, बस आप ऐड करते हो। तो सबसे पहला है आई सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और रिफ्लेक्सिविटी नहीं होती है। दूसरा क्या इसकी खासियत है, जब इंडिविजुअल आई को परफॉर्म करता है, मीन्स कोई एक्शन लेता है, तो वो उसके अपने पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि सोसाइटी के ओपिनियन के ऊपर। मीन्स जो वो सोचता है उसी हिसाब से वो एक्ट करता है स्पॉन्टेनियस वे में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पार्टी में जा रहे हैं, पहली बार आप लाइफ में पार्टी अटेंड करने वाले हैं, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रीवियस कि पार्टी में लोग ड्रेस कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। आप अपने मन में सोचेंगे कि ऐसे 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 ड्रेस करना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कुछ भी पहन लेंगे और आप निकल देंगे पार्टी के लिए। वो हो गया आपका आई। आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, रिव्यूज नहीं थे लोगों के, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर पाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो आपको सही लगा वो आपने कर दिया, ये हो गया आई। अब देखते हैं मी में क्या होगा। जैसे ही आप पार्टी में गए, आप तो ये समझ के गए थे मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, जैसे ही आप वहाँ एंट्री किए लोग आपके ऊपर हंसने लगे और आपको देख के बोलने लगे कि ये क्या पहन के आ गए हो। अब वहाँ आपको हल्का सा एम्बेरसमेंट फील होगा, बट जब आप घर पे आएंगे तो आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि पार्टी में कम से कम ये वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। अब यहाँ से बनता है आपका मी। मीन्स आप पहले आई बन के गए सोसाइटी में, अब सोसाइटी ने आपको रिव्यू दिया कि नहीं भैया ऐसे ऐसे पहन के नहीं आते हैं। अब वहाँ से आपको समझ में आया कि ओके ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं। यहाँ पे आपका डेवलप हुआ मी। मीन्स सोसाइटी के इंटरेक्शन के बाद में आपका डेवलप होता है मी। और जब इन दोनों को मिला देते हैं और आप अच्छे से समझ जाते हैं कि पार्टी में क्या ड्रेस करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से बिहेव करना है,
वहाँ से आपका निर्माण होता है सेल्फ का। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया कि आई क्या होता है, मी क्या होता है और सेल्फ क्या होता है। बहुत ईजी भाषा में समझाया हूँ, इसको आप बैठिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, आप हर जगह लिंक कर पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, वो बात अलग है जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको शायद ये एग्जाम्पल ना समझ में आए तो उनका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो जो मी होता है वो सोशलाइज होता है और वो दूसरे के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होता है, बट जो आई होता है वो अनसोशलाइज होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। ये डिफरेंसेस थे आई और मी में, और इस तरीके से बनता है दोनों को मिला के सेल्फ। जो सेल्फ होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है। अब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रोल टेकिंग के समय में आई इन्वॉल्व होता है या मी इन्वॉल्व होता है, तो हमेशा मी इन्वॉल्व होगा। क्यों इन्वॉल्व होगा? क्योंकि रोल टेकिंग तभी हम कर पाते हैं जब हम कॉन्शियसली जान पाते हैं कि कौन सा रोल प्ले करना है। आई वाले में तो हमको पता नहीं था कि कौन सा प्ले करना है, कौन सा नहीं प्ले करना है, बट मी वाले में हमको पता था कि कौन सा प्ले करना है। अब यहाँ पे मीट का डायरेक्ट कोट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है रोल टेकिंग। बहुत सिंपल समझाता हूँ, आपने एक लाइन पढ़ा होगा, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज, मीन्स दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरे की भावनाओं को समझना, उसी को एक टर्म में बोलते हैं रोल टेकिंग। आप दूसरे का रोल ले रहे हो, दूसरे के पोजीशन से ये जानने का ट्राई कर रहे हो कि मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, इसी को बोलते हैं रोल टेकिंग। ये कॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली नहीं होता है। इसमें हम मिमिक नहीं करते हैं, इसमें हम एनालाइज करके रेशनल डिसीजन लेते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आगे आपको समझ में आएगा। एक और टर्म है रोल कॉन्सेप्शन, इसी को मीट बोलते हैं कोर सेल्फ। तो सेल्फ हमने पढ़ लिया। अब एक ऐसा सेल्फ आपका होता है समय बीतने के साथ साथ में जो परमानेंट होता है, मेजरली आप उसी तरीके से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गुस्से वाले इंसान बन गए हैं समय के साथ साथ में। हालांकि गुस्से वाले हम तभी बनते हैं जो हमारी आसपास की परिस्थितियां वैसे होती हैं, बनाया उन्होंने ही है, बट हमारा अब मेजरली पार्टी हो गया है गुस्से में बिहेव करना, तो वो हमारा हो जाएगा सेल्फ कॉन्सेप्शन या कोर सेल्फ। मतलब लोग मान लेंगे कि ये गुस्से में ही हमेशा रहता है। तो ऐसा बिहेवियर जो हमारा परमानेंट होता है, पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्शन या कोर सेल्फ। अब एक टर्म है मीनिंग। अब मीनिंग का हम लोग मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग का मीनिंग क्या होता है। तो अगर कोई चीज़ है उसको हम एक ऑब्जेक्टिव वे में अगर डिफाइन कर पा रहे हैं, उसी को बोल देंगे मीनिंग। मीन्स मान लीजिए टेबल है, तो आप टेबल को कैसे एक ऑब्जेक्टिव वे में डिफाइन किए, TABLE, आपने उसको 5 वर्ड का एक नाम दे दिया, उसी को बोल देंगे मीनिंग। अब समझते हैं सिंबल्स क्या होते हैं। तो जो हमने नाम दिया TABLE टेबल 5 वर्ड से, सॉरी 5 लेटर से, तो उसको लोगों को बताना जरूरी है कि टेबल इसी को बोलते हैं। तो इसीलिए एक सिंबल हमने बना दिया कि ऐसी जो भी आकृति रहेगी उसी को बोल देंगे टेबल, उसको बोलते हैं सिंबल्स। अब यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक चीज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मीट बात करते हैं सेल्फ के डेवलपमेंट का 2 स्टेज का, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। बट जैसे उनको लोग इंटरप्रेट करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो 3 स्टेज का बात करते हैं सेल्फ के डेवलपमेंट का, प्ले स्टेज, गेम स्टेज और जनरलाइज अदर्स। ये 3 स्टेज होते हैं। तो मैं जो बुक पढ़ रहा था स्कॉट एप्पल राउथ की, उसमें बोला था 2 स्टेज होते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं 3 स्टेज होते हैं। तो अगर MCQ में आ गया तो आप चैलेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है स्कॉट एप्पल राउथ का, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग इसको 4 स्टेज में भी बांटते हैं, प्री प्ले, प्ले, गेम और जनरलाइज अदर्स। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। चैलेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है बुक का स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं प्ले स्टेज होता क्या है। इसमें हम रोल प्लेइंग करते हैं, मीन्स दूसरे के रोल को प्ले करते हैं, निभाते हैं। इसमें मेजरली हम इमिटेशन करते हैं, एक्ट करते हैं, दूसरे की तरह कॉपी करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो वो खेल रहे हैं डॉक्टर, उसमें एक लोग नर्स बनेंगे, एक लोग डॉक्टर बनेंगे। वो अपना कोई रोल नहीं देख रहे हैं, दूसरे के रोल को कॉपी कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्ले स्टेज। और उसके बाद आता है गेम स्टेज। इसमें हम रोल टेकिंग करते हैं। रोल प्लेइंग और रोल टेकिंग में क्या डिफरेंस है? प्लेइंग में हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं बिना एनालाइज किए, बट रोल टेकिंग में हम कॉन्शियसली उस रोल को लेते हैं और उसको निभाने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल गेम खेल रहे हैं तो आपको पता है कि कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है और किस तरीके से ऐड करना है जिससे टीम को पूरा फायदा हो। तो वो रियल लाइफ गेम हो गया, उसमें आप कॉन्शियसली कोई काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गेम स्टेज। और इसमें हम मल्टीपल रोल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिग्निफिकेंट अदर्स। ये क्या होते हैं? हमारे सर्कल के ऐसे क्लोज लोग जिनसे हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है और जिनके साथ हम मैक्स टू मैक्स टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा, भाई बहन, और उनसे हमारा इमोशनल बॉन्डिंग होता है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण दूसरे लोग, ऐसे लोग जो बहुत महत्वपूर्ण हों। अगर आपको एक टर्म याद आ रहा होगा CH कुले का प्राइमरी ग्रुप, तो ये कुछ उससे जुड़ा हुआ है सिग्निफिकेंट अदर्स। तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और फैक्ट भी याद कर सकते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब जब सिग्निफिकेंट अदर आया तो नया टर्म आया सिग्निफिकेंट सिंबल्स। वो क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स जो सबके लिए कॉमन हो, जिनका मतलब सबके लिए कॉमन हो, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल्स। अब ट्री का नाम अगर आप कहीं लेंगे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी,
तो आपके दिमाग में ट्री का ही पिक्चर आएगा। ऐसा नहीं आपने ट्री बोला तो कोई कुछ और सोच लेगा। तो ऐसे सिंबल्स जिनका मीनिंग सबके लिए कॉमन हो, इनका फ़ायदा क्या होता है, अगर सबके लिए एक ही टर्म रहेगा तो बहुत ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी बातों को बता पाएंगे, इंटरेक्शन करने में आसानी होगा। तो इन्हीं को बोलते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल्स। जब हमने देख लिया सिग्निफिकेंट अदर्स क्या होते हैं, अब देखते हैं जनरलाइज अदर्स क्या होते हैं। ये कुछ जुड़े होते हैं सेकेंडरी ग्रुप की तरह। जो सी एस कुले का कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी ग्रुप, ये उसकी तरह होते हैं। मीन्स सोसाइटी के मेजरली लोग जिनसे हम वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बट हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में काफ़ी वो मेजर रोल प्ले करते हैं। इन्हीं के थ्रू इंस्टीट्यूशन बनते हैं और इन्हीं के थ्रू नॉर्म्स और रूल्स बनते हैं। मीन्स सोसाइटी का जो मेजर थॉट होता है उसी को बोलते हैं जनरलाइज अदर्स। तो जनरल थॉट ऑफ द सोसाइटी, बहुत सिंपल वर्ड में याद करने के लिए बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल के लिए लगभग सोसाइटी के 90% मानते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोग हो गए जनरलाइज अदर्स, जो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं बट हमारे बिहेवियर को फॉर्म करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब वहीं से आता है इंस्टीट्यूशंस। जनरलाइज अदर्स की वजह से सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन बनता है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मीड के अकॉर्डिंग मीड बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस सोशल हैबिट्स होते हैं। मीन्स कॉमन रिस्पॉन्स सोसाइटी का किसी इंडिविजुअल के ऊपर जब भी कोई वो एक्ट करता है, या फिर ये कम्युनिटी के शेयर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी को गाली दिया तो उसके बदले में आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, एक हैबिट्स बना के और उसको मास लेवल पे एक्सेप्ट करके। ये हो गए सोशल इंस्टीट्यूशंस मीड के अकॉर्डिंग। अब मीड बोलते हैं सोसाइटी क्या है, एक शेयर्ड एटीट्यूड है जो कॉन्शियसली इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है। बहुत ही सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जनरलाइज अदर्स क्या होते हैं। तो सोसाइटी भी समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। माइंड तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब देखते हैं एक्ट क्या होता है। मीड के अकॉर्डिंग एक्ट किसे कहते हैं, हमने पढ़ा इंटरेक्शन किसे कहते हैं, अब देखेंगे कि एक्ट किसे कहते हैं। तो एक्ट दो टाइप का होता है, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा सोशल। नाम से मालूम चल रहा है ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल। जो अनसोशलाइज हमारा बिहेवियर होता है, जो अनसोशलाइज हमारा एक्ट होता है उसको बोल देंगे ऑर्गेनिक, और जो सोशलाइज हमारा एक्ट होता है उसको बोल देंगे इनऑर्गेनिक। तो वो इंटरेक्शन के थ्रू आता है सोशलाइज वाला। अब ये एक्ट होता है, ये 4 टाइप का होता है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, मीन्स इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला इम्पल्स, दूसरा परसेप्शन, तीसरा मैनिपुलेशन, चौथा है कंज्यूमेशन मीन्स बिहेवियर मीन्स फाइनल एक्ट। तो इसको आप ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी से आप बात करना चाहते हैं, कोई लड़की है, आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं, आपने उसको देखा, वो आपको अच्छी लगी, मीन्स आपका इम्पल्स आया कि इससे मुझे बात करना चाहिए। फिर आपका आएगा परसेप्शन, डायरेक्ट जाके आप खुद नहीं पढ़ेंगे हाय हेलो ऐसा नहीं करेंगे, तुरंत हाय हेलो नहीं करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेम काम लड़कियां भी लड़कों के लिए करती होंगी, मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मेजरली लड़के करते हैं तो इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ लड़कों का। तो फिर आप हल्का सा पॉज लेंगे, कुछ समय सोचेंगे कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इम्पल्स तो आ गया था आपका कि बात करना चाहिए, बट फिर आप रुकेंगे कुछ समय के लिए। अगर थोड़ा और समझदार होंगे तो परेशान नहीं करेंगे, बट अगर मन ही कर दिया फिर भी आप हल्का सा रुकेंगे। फिर आप मैनिपुलेशन करेंगे, आप देखेंगे आसपास का एनवायरनमेंट कि क्या ये जगह सही है बात करने के लिए कि नहीं सही है। ऐसा ना हो मैं बात करने जाऊँ और चप्पल पड़ जाए मुझे। तो आप देखेंगे कि क्लास नोट्स मांगने के बहाना या पेन मांगने के बहाना हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ आ गया मैनिपुलेशन। आपने अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया और देखा क्या है सही समय कि नहीं सही है, उसके हिसाब से आपने एक्ट किया। मेजर आपका टारगेट था बात करने का, बट आप पेन के बहाना गए या फिर कॉपी के बहाना गए बात करने, तो वहाँ हो गया मैनिपुलेशन। और चौथे नंबर पे आता है बिहेवियर या कंज्यूमेशन। मीन्स आपने जाके अब बोल दिया, आपने मांग लिया पेन कि क्या आपके पास पेन है या आपके पास कॉपी है, उसके बाद आगे क्या होगा वो आप जानेंगे, बट आपने इस तरीके से बिहेव किया। तो ये 4 मेजर एलिमेंट्स थे जो किसी एक्ट को परफॉर्म होने में काम आते हैं। इसी तरीके से सारे एक्ट परफॉर्म होते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि क्या होता है इम्पल्स, परसेप्शन, मैनिपुलेशन और कंज्यूमेशन। अब 2 टर्म्स हैं, कन्वेंशनल और सिग्निफिकेंट जेस्चर्स और अनकन्वेंशनल जेस्चर्स। तो बहुत सिंपल है, नाम से मालूम चल रहा है। सिग्निफिकेंट जेस्चर्स ऐसे जेस्चर्स जिनका मीनिंग इंटरेक्शन करते समय दोनों लोग के लिए सेम रहे, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट जेस्चर्स। मीन्स मान लीजिए आपने किसी को वी का साइन दिखाया है, विक्ट्री का, अगर उसके लिए वी का साइन सेम है तो उसको बोल देंगे सिग्निफिकेंट जेस्चर्स। ऐसे जेस्चर्स जो सबको लगभग पता हो कि किसका मतलब क्या होता है। उसी का अपोजिट है अनकन्वेंशनल जेस्चर्स। मीन्स ऐसे जेस्चर्स जिसका मतलब सबको नहीं पता हो। मीन्स मान लीजिए 2 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, केवल उन्हीं 2 को पता है कि किस इशारे का क्या मतलब है, उसको बोल देंगे अनकन्वेंशनल जेस्चर्स। या फिर एक इशारे का दूसरे इशारे से डायरेक्ट लिंक ना हो, उसको बोल देंगे अनकन्वेंशनल जेस्चर्स। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको भूख लगी है तो वो रोएगा। तो रोने का भूख से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट वो बच्चा जानता है कि कौन सा जेस्चर देने पे मुझे खाना मिलेगा, इसलिए वो रो रहा है। तो उसकी माँ समझ जाएगी या उसके फादर समझ जाएंगे कि इसको भूख लगी है। ये हो गया अनकन्वेंशनल जेस्चर्स। अब 3 कोर प्रिंसिपल हैं मीड की थ्योरी के,
मीनिंग, लैंग्वेज और थॉट, ये तीनों मिला के मीट की थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। इतने अच्छे से हमने डिस्कस किया है, आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से मीनिंग, लैंग्वेज और थॉट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के इंटरेक्शन में। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं मीट की, क्रोनोलॉजी वाइज हैं, याद कर लीजिएगा। वैसे मीट की सारी बुक्स लगभग उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स उसको राइट करते थे और बाद में उन्होंने पब्लिश करवाया। तो यहाँ पे सारी बुक्स हैं, आप याद कर लीजिएगा क्रोनोलॉजी वाइज। का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से मीट पूरा कंप्लीट हो गया।